अरे कौन हो तुम? और आज रामू काका क्यों नहीं आए गाड़ी लेकर? मैडम, मैं सुमित हूँ, जिन्हें आप रामू काका बोल रही हैं। मैं उनका लड़का हूँ। आज उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो पापा बोले कि मैडम की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं आ गया। अरे सुमित, कॉल कर दिए होते, इतनी क्या जरूरत थी? मैं मैनेज कर लेती। मैडम, काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, और अपने काम में शर्म कैसी? सुमित, तुम यहाँ कैसे? ये कहानी है समर्पण, संघर्ष और नियति के उस महाचक्र की, जो इंसान की अडिग मेहनत और बेमिसाल ईमानदारी से पूरी तरह पलट जाता है। शहर की उन शोर शराबे वाली गलियों के बीच, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान से बातें करती थीं, एक पुराने गैराज के पीछे बना एक छोटा सा, घुटन भरा और सीलन से महकता कमरा रामू काका का पूरा ब्रह्मांड था। आज से करीब 25 साल पहले की धुंधली यादों में झांकें तो रामू काका पहली बार अपनी जर्जर साइकिल और आंखों में अपने मासूम बेटे सुमित के लिए हिमालय जैसे ऊंचे सपने लेकर खन्ना साहब की ड्योढ़ी पर दस्तक देने आए थे। खन्ना साहब उस समय शहर के सबसे प्रतिष्ठित और रसूखदार व्यापारिक घराने के मालिक थे, लेकिन रामू काका के लिए वे केवल एक नियोक्ता नहीं, बल्कि एक साक्षात देवता के समान थे, जिन्होंने उन्हें अपनी सबसे प्रिय और चमचमाती सफेद फिएट कार का सारथी नियुक्त किया था। रामू काका ने कभी भी अपनी इस नौकरी को केवल पेट पालने का जरिया या मामूली मजदूरी नहीं समझा। उनके लिए वह सफेद फिएट किसी मंदिर के पवित्र रथ से कम नहीं थी, जिसे छूने मात्र से उनका दिन धन्य हो जाता था। वे हर सुबह सूरज की पहली किरण के धरती पर उतरने से बहुत पहले उठ जाते थे और उस कार को गंगाजल जैसे साफ पानी और मलमल के मुलायम कपड़े से घंटों ऐसे चमकाते थे, जैसे किसी पवित्र मूर्ति का अभिषेक कर रहे हों। उन शुरुआती दिनों का संघर्ष इतना गहरा, हृदय विदारक और रूह को कंपा देने वाला था कि कई बार रामू काका दोपहर की भीषण भूख को सिर्फ 2 घूंट पानी पीकर और गमछे को पेट पर कसकर दबा लेते थे, ताकि उन चंद रुपयों को बचाकर सुमित के लिए स्कूल की नई किताबें, चमड़े के जूते और पेंसिल खरीदी जा सके। खन्ना साहब अक्सर गैराज में टहलते हुए उनकी इस अपार निष्ठा और मूक सच्चाई को देखते तो भावुक हो जाते और उनके कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर भारी आवाज में कहते थे, रामू, याद रखना कि तुम इस आलीशान घर के सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हो, बल्कि तुम मेरे दाहिने हाथ और इस परिवार की गरिमा के सबसे विश्वसनीय रक्षक हो। वक्त का पहिया अपनी निर्बाध और निष्ठुर गति से निरंतर घूमता रहा, और रामू काका की उस खाकी वर्दी का रंग भले ही चिलचिलाती धूप, पसीने की गंध और धूल से थोड़ा फीका पड़ गया था, पर उनकी अटूट वफादारी का रंग दिन प्रतिदिन और भी गहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। इसी दौरान खन्ना साहब के आंगन में उनकी नन्ही बेटी सौम्या की पहली किलकारी गूंजी, जो रामू काका के लिए अपनी सगी संतान से भी बढ़कर अनमोल थी। रामू काका ही वह सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने सौम्या को उसकी पहली मुस्कान के साथ अस्पताल के सफेद गलियारों से घर की दहलीज तक अपनी सुरक्षित और कांपती हुई गोद में थाम कर लाया था। सौम्या जैसे जैसे बड़ी हुई, उसके लिए रामू काका का वह चौड़ा और मजबूत कंधा दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच बन गया था। वह अपनी हर छोटी बड़ी जिद, चाहे वह स्कूल से लौटते समय रास्ते में रंगीन गुब्बारे खरीदना हो या अपनी सख्त मां से छिपकर कोई शरारत करना, केवल रामू काका के सामने ही रखती थी। लेकिन फिर नियति ने अचानक एक ऐसा क्रूर और भयानक मोड़ लिया जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। एक तूफानी और मूसलाधार बारिश वाली काली रात को खन्ना साहब का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। उनके प्राण पखेरु उड़ते ही जैसे पूरे खन्ना साम्राज्य पर एक काला ग्रहण लग गया और उनके व्यावसायिक साझेदारों ने गिद्धों की तरह उनकी बेशकीमती संपत्ति और जमीनों पर अपनी खूनी नजरें गड़ा दीं। उस घोर अंधकार और असहनीय मुश्किल घड़ी में, जहां बड़े बड़े रईस रिश्तेदारों और तथाकथित मित्रों ने खन्ना परिवार से रातों रात अपना पल्ला झाड़ लिया, वहां रामू काका एक अभेद्य
हिमालयी चट्टान की तरह सौम्या और उसकी विधवा मां के साथ खड़े रहे। उन्होंने अपनी बरसों की वह खून पसीने की जमा पूंजी, जो उन्होंने सुमित को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए एक एक रुपया जोड़कर रखी थी, चुपचाप और बिना किसी शोर के मालकिन के कांपते हाथों में रख दी, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और सौम्या की महंगी स्कूल की पढ़ाई में एक दिन का भी विराम न आए। रामू काका का बेटा सुमित बचपन से ही अपने पिता की इस खामोश और महान तपस्या, उनके हर रोज होने वाले छोटे बड़े अपमानों और उनकी आंखों के छिपे हुए आंसुओं को बहुत करीब से और बड़ी गहराई से महसूस करता आ रहा था। उसे आज भी वह दृश्य धुंधला सा याद था कि कैसे कड़कड़ाती बर्फीली ठंड की रातों में, जब पूरी दुनिया गर्म रजाई में सोती थी, उसके पिता गैराज की बर्फीली और तेल से सनी जमीन पर लेटे हुए गाड़ी के इंजन की मरम्मत करते थे, ताकि अगली सुबह मालकिन को ऑफिस जाने में कोई व्यवधान न आए। सुमित ने तभी अपने बाल मन की गहराइयों में यह फौलादी प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह अपने पिता के इस निस्वार्थ बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, और एक दिन समाज के उन रईसों के सामने अपने पिता की इस फटी हुई बनियान और पुरानी खाकी वर्दी का मान सम्मान पूरी दुनिया के 7वें आसमान पर स्थापित करेगा। सुमित पढ़ाई में असाधारण रूप से मेधावी और विलक्षण प्रतिभा का धनी था, और रामू काका ने भी अपनी हर निजी जरूरत और ख्वाहिश का गला घोंटते हुए उसे शहर के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कॉलेज में भेजा। सुमित अक्सर रात के गहरे सन्नाटे में टेबल लैंप की मध्यम पीली रोशनी में घंटों जागकर पढ़ाई करता, और जब रामू काका थके हारे काम से लौटते तो वह उनके सूजे हुए और फटे हुए पैर दबाते हुए धीमी आवाज में कहता, बापू, आप बस कुछ साल और अपनी हिम्मत को टूटने मत दीजिए। एक दिन मैं आपको इस धूल भरी ड्राइवर की सीट से उतारकर सम्मान की उस ऊंचाई पर बिठाऊंगा जहां से गरीबी का साया भी कभी नजर नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सौम्या अब एवरेस्ट ग्लोबल नामक अपनी पुश्तैनी कंपनी की एमडी बन चुकी थी, जिसकी बागडोर उसने बहुत ही नाजुक और आर्थिक रूप से टूटे हुए मोड़ पर संभाली थी। उस पर अपनी मां की बीमारी और कंपनी के करोड़ों के कर्ज का भारी बोझ था। रामू काका अब पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों पर अब बहुत मोटा चश्मा चढ़ गया था और उनके हाथों में अब लगातार कंपन रहने लगी थी, लेकिन वफादारी का वह पुराना जज्बा आज भी उनकी धमनियों में शुद्ध खून बनकर दौड़ रहा था। वे आज भी सौम्या के लिए गाड़ी का भारी दरवाजा उसी पुराने अदब, शिष्टाचार और तत्परता से खोलते थे, जैसे बरसों पहले उसके पिता के लिए खोला करते थे। एक ऐतिहासिक और भाग्य बदलने वाली सुबह, जब सौम्या को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय टेंडर की मीटिंग के लिए निकलना था, जिस पर उसकी पूरी कंपनी का अस्तित्व और उसका घर तक टिका था, अचानक रामू काका की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। उन्हें हड्डियों को कपा देने वाला तेज बुखार था और वे बिस्तर से हिलने की स्थिति में भी नहीं थे। फिर भी वे कांपते हाथों से अपनी पुरानी वर्दी के टूटे हुए बटन लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सुमित ने जब अपने पिता की यह कर्तव्य निष्ठा और उनकी आंखों में छिपी तड़प देखी, तो उसका हृदय करुणा और एक विराट संकल्प से भर गया। उसने तुरंत अपनी साफ सफेद कमीज पहनी, अपने पिता को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और एक बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बापू, आज आपकी बरसों की खामोश तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। आप आज पूरी तरह विश्राम कीजिए। आपकी जगह आज आपकी ड्यूटी आपका यह बेटा पूरी गरिमा के साथ निभाएगा, और विश्वास रखिए कि मैं खन्ना साहब की कार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुमित जब पहली बार उस चमचमाती सफेद कार को लेकर सौम्या के आलीशान बंगले के बरामदे में पहुंचा, तो सौम्या उसे पहली नजर में पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसने सुमित को वर्षों से नहीं देखा था और वह अब पूरी तरह एक तेजस्वी और प्रभावशाली युवक में ढल चुका था। सुमित का व्यक्तित्व किसी बड़े शाही घराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। ऊंचा और गठीला कद, चौड़े कंधे, बेहद साफ रंग और चेहरे पर एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास जो केवल गहरे आत्मज्ञान और भीषण संघर्ष की भट्टी में तपकर ही प्राप्त होता है। सौम्या ने बड़े विस्मय और थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसे पूछा, तुम कौन हो और रामू काका कहाँ हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग है, जिस पर मेरा सब कुछ दांव पर लगा है? सुमित ने बहुत ही शालीनता, विनम्रता और सम्मान के साथ अपना सिर थोड़ा झुकाकर जवाब दिया, मैम, मैं रामू काका का बेटा सुमित हूं। पिताजी की तबीयत अचानक बहुत नासाज हो गई है। वे खड़े होने में भी असमर्थ हैं, इसलिए आज उनकी जगह
मैं आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूं। सौम्या को सुमित की उस भारी, स्थिर और मर्दाना आवाज में एक ऐसा ठहराव और आकर्षण महसूस हुआ जो उसे किसी साधारण ड्राइवर का बेटा मानने की अनुमति नहीं दे रहा था। उसने सुमित को ऊपर से नीचे तक निहारा और उसके मन में एक अजीब सी हलचल और धड़कन तेज हुई। उसे लगा जैसे इस युवक के शांत चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी तूफान छिपा है, जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाई है। सफर शुरू हुआ और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी सौम्या बार बार सुमित को सामने वाले छोटे आईने में चोरी छिपे देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण और गरीब ड्राइवर के घर में इतना आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व वाला युवक कैसे जन्म ले सकता है। सुमित की ड्राइविंग इतनी सधी हुई, स्मूथ और आरामदायक थी कि सौम्या को महसूस ही नहीं हुआ कि कब उन्होंने शहर के भारी ट्रैफिक, चीखते हुए हॉर्न और भीड़भाड़ वाले चौराहों को पीछे छोड़ दिया। रास्ते में एक जगह सड़क पर निर्माण कार्य और दुर्घटना के कारण भीषण जाम लगा था, जहां गाड़ियां मीलों तक रुकी हुई थीं। सौम्या को घबराहट होने लगी कि वह मीटिंग में देर से पहुंचेगी और सब खत्म हो जाएगा। तभी सुमित ने बिना किसी झुंझलाहट के बहुत ही चतुराई और ठंडे दिमाग से पतली गलियों के बीच से रास्ता निकालते हुए गाड़ी को हाईवे पर पहुंचा दिया। सौम्या ने जिज्ञासावश और सुमित की काबिलियत से प्रभावित होकर बातचीत शुरू की। सुमित, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक हुई है और तुम आजकल क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम शायद शहर से बाहर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे। सुमित ने एक बहुत ही रहस्यमयी, सौम्य और गहरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैम, बस अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है और अब एक छोटा सा निजी स्टार्टअप शुरू करने के संघर्ष में हूं। लेकिन मेरे लिए आज अपने पिता का मान रखना और उनका अधूरा फर्ज निभाना दुनिया के किसी भी बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट या लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और पवित्र है। सौम्या को सुमित की बातों में एक ऐसी दार्शनिकता, वैचारिक स्पष्टता और गहराई महसूस हुई जिसने उसके मन को भीतर तक झकझोर दिया। उसने अचानक गौर किया कि सुमित के गले में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बेहद कीमती प्लेटिनम और हीरे की एक छोटी सी चेन है, जो उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही रसूख पैदा कर रही थी। सौम्या ने अनजाने में ही अपनी कंपनी के गिरते हुए आर्थिक ग्राफ, कर्जदारों के फोन और आज के इस अंतरराष्ट्रीय टेंडर के भारी दबाव के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी बहुत पुराने भरोसेमंद दोस्त से अपना बोझ साझा कर रही हो। सुमित ने उसकी हर बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुना और फिर उसे कुछ ऐसी तार्किक, आधुनिक और क्रांतिकारी बिजनेस रणनीतियां सुझाईं कि सौम्या के होश उड़ गए। सुमित ने उसे समझाया कि कैसे उसे आंकड़ों के सूखे खेल के बजाय अपनी कंपनी की पुरानी विरासत, पिता की ईमानदारी और बाजार की विश्वसनीयता पर जोर देना चाहिए। सौम्या ने मन ही मन गहराई से सोचा कि यह लड़का तो किसी हार्वर्ड ग्रेजुएट या वर्ल्ड क्लास बिजनेस कंसल्टेंट जैसा बोल रहा है। इसके पास इतना बारीक ज्ञान और अनुभव भला कहां से आया? सौम्या ने भावुक होकर कहा, सुमित, तुम वाकई में एक विलक्षण प्रतिभा हो। तुम्हें हमारी कंपनी में एक बहुत बड़े पद पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम चाहो तो हमारी पूरी कंपनी की तकदीर बदल सकते हो। सुमित ने बस धीरे से अपनी नजरें झुकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, वक्त आने पर सब देख लेंगे मैम। फिलहाल आप अपनी इस मीटिंग को जीतने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। मेरा विश्वास कहता है कि जीत आज आपकी ही होगी। गाड़ी मेट्रो ग्लोबल के गगनचुंबी और बेहद आलीशान कॉरपोरेट मुख्यालय के सामने रुकी, जहां हर तरफ काली शीशे वाली गाड़ियां और सुरक्षा कर्मियों का कड़ा घेरा था। वहां शहर के नामी अरबपति और विदेशी प्रतिनिधि अपनी महंगी गाड़ियों से उतर रहे थे। सुमित ने फुर्ती से गाड़ी से उतरकर सौम्या के लिए दरवाजा खोला, पर इस बार सौम्या को उसे ड्राइवर कहना या उसे बाहर कड़कड़ाती धूप में इंतजार करने का आदेश देना अपनी आत्मा पर एक बोझ जैसा लग रहा था। उसने बहुत झिझकते हुए सुमित से कहा, सुमित, तुम यहीं नीचे पार्किंग में रहना। मुझे नहीं पता कि अंदर मीटिंग कितनी लंबी चलेगी, पर आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार जाऊंगी। सुमित ने उसकी आंखों में सीधी और गहरी नजर डालकर एक ऐसा ढांढस बंधाया जैसे कोई पुराना रक्षक खड़ा हो, और बहुत ही शांत स्वर में कहा, घबराइए मत सौम्या मैम, आज नियति आपके संघर्षों का कर्ज चुकाने के लिए तैयार बैठी है। आप बस पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर जाइए और अपनी सच्चाई कहिए। सौम्या जब ऑफिस के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही कड़ा, प्रतिस्पर्धी और डरावना था।
उसे स्वागत कक्ष में पता चला कि जिस ग्रुप का यह टेंडर है, उसका नया चेयरमैन हाल ही में अमेरिका से अपनी हजारों करोड़ की कंपनी मर्ज करके भारत लौटा है और उसने पिछले कुछ सालों में वैश्विक बाजार में हजारों करोड़ का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जिसे लोग द साइलेंट फिनिक्स के नाम से पुकारते थे। सौम्या का नाम आखिरकार पुकारा गया और जैसे ही वह उस चेयरमैन के भव्य चेंबर के भारी साखू के दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुई, उसकी धड़कनें किसी नंगाड़े की तरह बजने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। चेंबर इतना विशाल, आधुनिक और कलात्मक था कि उसकी पारदर्शी दीवारों से पूरा महानगर किसी खिलौने जैसा छोटा दिखाई दे रहा था। चैम्बर में एक बहुत बड़ी महोगनी की मेज के पीछे एक विशाल लेदर की कुर्सी दीवार की तरफ घूमी हुई थी। सौम्या ने हकलाते हुए अपना परिचय देना शुरू किया। तभी वह कुर्सी धीरे से घूमी। जैसे ही उस पर बैठा शख्स सामने आया, सौम्या के हाथ से उसकी कीमती टेंडर फाइल छूटकर फर्श पर बिखर गई और वह मानो एक पत्थर की बेजान मूरत बन गई। सामने वही सुमित बैठा था जो अभी कुछ मिनट पहले उसे कार की पिछली सीट पर बिठाकर यहां तक लाया था और जिसने उसके लिए कार का दरवाजा खोला था। लेकिन अब सुमित के बदन पर एक महंगा हैंड टेलर डार्क ब्लू इटालियन सूट था, कलाई पर करोड़ों की घड़ी थी और चेहरे पर एक ऐसी आधिकारिक गंभीरता थी जो केवल बड़े साम्राज्यों के स्वामियों में होती है। सौम्या का पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी और वह बस फटी फटी आंखों से सुमित को ताकती रही। सुमित ने अपनी महंगी फाउंटेन पेन मेज पर रखी और बहुत ही पेशेवर, ठंडे लेकिन सम्मानजनक अंदाज में कहा, मिस सौम्या, बिजनेस में समय की मर्यादा ही सबसे बड़ा निवेश है। कृपया अपनी फाइल फर्श से उठाइए, खुद को संभालिए और अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। हम यहाँ एक बिजनेस पार्टनरशिप के लिए मिले हैं, अपनी पुरानी स्मृतियों के लिए नहीं। सौम्या की आंखों से अचानक बेकाबू होकर आंसू बहने लगे और वह कांपती हुई आवाज में बोली, सुमित, ये सब क्या है? तुम तो कार चला रहे थे। तुम इतने विशाल साम्राज्य के मालिक कैसे हो सकते हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए और मेरी गरीबी का तमाशा देखने के लिए ये सब कर रहे हो? सुमित अपनी शाही कुर्सी से धीरे से उठा, अपने प्रभावशाली और नप्पे तुल्य कदमों से चलकर उसके पास पहुंचा और फर्श पर बिखरी हुई उसकी फाइलें सलीके से उठाकर वापस मेज पर रख दी। उसने उसे एक कांच के गिलास में पानी दिया और बहुत ही गहरे, मार्मिक और भरे हुए स्वर में कहा, सौम्या, नीचे पार्किंग में मैं एक वफादार बेटे के रूप में अपने पिता का वह अधूरा संकल्प और फर्ज पूरा कर रहा था जो उन्होंने खन्ना साहब को दिया था। और यहां इस कुर्सी पर मैं अपनी रातों की मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी काबिलियत से बनाई हुई अपनी इस कंपनी का भविष्य तय कर रहा हूं। जिस फिनिक्स ग्लोबल का टेंडर लेने के लिए आज पूरी दुनिया के दिग्गज लाइन में लगे हैं, उसकी पहली ईंट मेरे पिता के उन्हीं पसीने से लथपथ रुपयों से रखी गई थी जिन्हें उन्होंने आपकी सेवा करके एक एक पैसा करके जोड़ा था। मैंने अपनी पहचान इसलिए गुप्त रखी क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि क्या आज की सफल सौम्या में भी वही सादगी, वही मानवता और वही गरीबों के प्रति सम्मान बचा है जो उसके पिता खन्ना साहब के व्यक्तित्व की पहचान थी। आज तुमने कार के सफर में मुझे एक इंसान समझा, न कि सिर्फ एक ड्राइवर, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। सौम्या को अपनी संकुचित सोच और सुमित को साधारण समझने की अपनी भूल पर इतनी गहरी ग्लानि और शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह चाहकर भी अपनी नजरें सुमित से नहीं मिला पा रही थीं। सुमित ने उसकी फाइल के हर तकनीकी पहलू को बहुत बारीकी से समझा, उसमें सुधार के सुझाव दिए और उसे एक ऐसी ग्लोबल पार्टनरशिप का कानूनी प्रस्ताव दिया जिसने एवरेस्ट ग्लोबल की डूबती हुई नया को न केवल बचाया बल्कि उसे रातों रात वैश्विक बाजार का निर्विवाद लीडर बना दिया। सुमित ने बताया कि कैसे उसने विदेश में रहकर स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और अपनी नई तकनीक के पेटेंट के दम पर यह मुकाम हासिल किया ताकि वह एक दिन अपने पिता को वह सम्मान और ऐश्वर्य दिला सके जिसके वे हकदार थे। उस मीटिंग के बाद जब वे दोनों चैम्बर से बाहर निकले तो ऑफिस का पूरा उच्च स्तरीय स्टाफ और वहां मौजूद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून यह देखकर हैरान रह गए कि उनका फिनिक्स बॉस एक साधारण सी कंपनी की मालकिन का हाथ थामे उसे अपनी आंखों में गहरा सम्मान देकर बाहर ला रहा है। सुमित ने सौम्या को एहसास कराया कि प्यार और बिजनेस दोनों में वही सफल होता है जो अपनी जड़ों की मिट्टी को नहीं भूलता।
अगले कुछ हफ्तों और महीनों में सुमित और सौम्या के बीच का यह पेशेवर रिश्ता एक अत्यंत गहरे, पवित्र, परिपक्व और रूहानी प्रेम में परिवर्तित हो गया। सौम्या को अब सुमित की अपार दौलत और शोहरत से ज्यादा उसकी सादगी, उसकी जड़ों के प्रति वफादारी और अपने वृद्ध पिता के प्रति उसके अगाध निस्वार्थ सम्मान ने पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया था। सुमित अब भी अक्सर शाम को अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार छोड़कर रामू काका के साथ गैराज वाले उसी छोटे, पुराने और सीलन भरे कमरे में जाकर जमीन पर बैठता और उनके हाथों की बनाई कड़क चाय पीता। जब शहर के संभ्रांत, घमंडी और रईस घरानों को यह सनसनीखेज खबर मिली कि एवरेस्ट की इकलौती उत्तराधिकारिणी एक पूर्व ड्राइवर के बेटे से विवाह करने जा रही है, तो समाज के स्वयंभू ठेकेदारों ने तरह तरह के अपमानजनक ताने दिए और इस रिश्ते को अबेमेल और सामाजिक पतन का नाम दिया। लेकिन सौम्या ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया के सामने गर्व से कहा, जिस सुमित को आप एक ड्राइवर का बेटा कहकर छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वह दरअसल संस्कारों का सम्राट है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो अपनी सफलता के चरम पर भी अपनी जड़ों और अपने पिता के पसीने का सम्मान करना जानता है। मेरे लिए सुमित का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। विवाह का वह शुभ दिन आखिरकार आया, जो उस पूरे दशक की सबसे भव्य, ऐतिहासिक और यादगार शादियों में से एक था। सुमित ने अपनी हजारों करोड़ की संपत्ति और रसूख होने के बावजूद किसी विदेशी विंटेज कार, प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर के बजाय अपनी बारात उसी पुरानी सफेद फिएट कार में निकालने का अटूट निर्णय लिया, जिसे उसने गुप्त रूप से दुनिया के बेहतरीन कारीगरों से बिल्कुल नया जैसा रिस्टोर करवाया था। जब सुमित दूल्हा बनकर उस पुरानी कार को खुद चलाते हुए और अपने पिता रामू काका को बगल वाली सबसे सम्मानजनक सीट पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ सौम्या के द्वार पर पहुंचा, तो वहां मौजूद हर रईस व्यक्ति की आंखें नम हो गईं और गर्व से भर गईं। मंडप में पवित्र अग्नि के फेरे लेते समय सुमित ने सौम्या के सामने केवल एक ही पवित्र वचन मांगा कि रामू काका अब से कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और न ही वे कभी अकेले रहेंगे। वे इस नए आलीशान घर के सबसे पूजनीय मुखिया, मार्गदर्शक और भगवान के रूप में निवास करेंगे। सौम्या ने सहर्ष आंखों में खुशी के आंसू लेकर यह वचन स्वीकार किया और पूरे समाज के सामने रामू काका के पैर छूकर उन्हें अपने पिता का दर्जा दे दिया। कहानी का यह महासफर एक अत्यंत भावुक, सुखद और प्रेरणादायक दृश्य के साथ अपने पूर्ण विराम की ओर बढ़ता है, जहां कुछ वर्षों बाद सुमित और सौम्या का नन्हा बेटा उसी पुरानी फिएट कार की पिछली सीट पर बैठा खिलखिला रहा है। सुमित आज भी हर रविवार का समय निकालकर खुद गाड़ी चलाता है, ताकि वह उस सलीके, उस मेहनत और उस भीषण संघर्ष को अपनी नसों में महसूस कर सके, जिससे उसके पिता ने उसे इस काबिल बनाया था। रामू काका पीछे की आरामदायक सीट पर बैठकर अपने पोते को अपनी उन रातों की सच्ची और रूहानी कहानियां सुनाते हैं, जब उन्होंने खुद भूखे रहकर और फटी हुई बनियान पहनकर सुमित के लिए शिक्षा और उज्जवल भविष्य का प्रबंध किया था। यह कहानी हमें यह शाश्वत और सार्वभौमिक सीख देती है कि कर्म ही इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है और किसी का पेशा, उसकी गरीबी या उसकी वर्दी उसे कभी छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसके ऊंचे विचार, उसकी बेदाग ईमानदारी और उसकी फौलादी मेहनत ही उसे असल में महान और अमर बनाती है। वफादारी का वह छोटा सा बीज जो रामू काका ने 25 साल पहले खन्ना साहब के गैराज में बोया था, आज सुमित की मेहनत और सौम्या के प्यार के सींचने से एक विशाल फलदायी वटवृक्ष बन चुका है, जिसकी शीतल और न्यायप्रिय छाया में आज हजारों बेसहारा परिवार फल फूल रहे हैं। अंततः सत्य यही है कि जो अपनी जड़ों को पूरी शिद्दत से सींचता है, वही दुनिया के नक्शे पर एक नया और गौरवशाली इतिहास रचता है।